गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। ओके, तो आज के सेशन में हम मॉक इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। इसके साथ साथ अगर किसी को कोई डाउट है रिगार्डिंग डॉक्यूमेंटेशन या फिर और कुछ भी, और एक बेसिक प्रोसीजर की बात करेंगे। जैसे बहुत से कैंडिडेट अभी भी क्वेश्चन करते हैं कि हमें कैसे तैयारी शुरू करनी है या क्या प्रोसीजर होना चाहिए, उसके बारे में ब्रीफ में थोड़ी सी बात करेंगे। और 1 बाय 1 डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग भी जिसके जो भी डाउट्स हैं वो भी क्लियर करेंगे, है ना। तो आज के जो भी कैंडिडेट्स के इंटरव्यू के नाम दिए थे मैंने ग्रुप में, वो हैंड रेज कर देंगे जिससे मैं कंफर्म कर लूँ कि वो कैंडिडेट अभी यहाँ पे प्रेजेंट है। एनओसी अगर नहीं आया तो इंटरव्यू देने देंगे कि नहीं? एनओसी आप गवर्नमेंट सेक्टर में किस डिपार्टमेंट में है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ओके, तो क्यों नहीं आ रहा है एनओसी? नहीं अप्लाई किया है, मे भी मतलब कि लगा देते हैं, 1-1.5 महीना लगा देते हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप बिना एनओसी अभी आए हुए भी अगर आपने अप्लाई किया है तो आप इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। भाई पार्टिसिपेट करने देंगे ना, यही मैं पूछ रहा था। हाँ हाँ बिल्कुल। मेरा एक ही डाउट है, फिर मैं म्यूट हो जाऊंगा कि ये पोस्ट बीएससी की है और मेरा एमएससी भी हो रखा है, लेकिन एमएससी की मेरी मार्कशीट नहीं आई हुई है बिल्कुल भी, मतलब खो गई है, यूनिवर्सिटी बोल रही है। तो वो अलाउ कर देंगे या फिर बीएससी तक के डॉक्यूमेंट्स चल जाएंगे? बीएससी तक के डॉक्यूमेंट्स चल जाते हैं, एमएससी की कोई ज़रूरत नहीं है। बस सर यही डाउट था, थैंक यू। ओके सर, एडिशनल क्वालिफिकेशन में कुछ डाला हुआ है तो वो भी प्रेजेंट करना जरूरी है क्या? सॉरी, आपकी लास्ट में आवाज़ नहीं आई। सर, एडिशनल क्वालिफिकेशन में अगर कुछ डाला हुआ है तो उसका भी डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करना होगा? देखिए, बोर्ड टू बोर्ड वेरी करता है, कभी डॉक्यूमेंट मांग भी लेते हैं। जितने डॉक्यूमेंट आपने मेंशन किया है उतने डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। बट हाँ, ग्रेजुएशन तक के अगर आपके पास हैं देन कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना, क्योंकि बेसिस तो मेन ग्रेजुएशन ही है। ग्रेजुएशन के बेसिस पे ही ACIO का रिक्रूटमेंट हो रहा है, तो वो इतना इम्पोर्टेंट है। सर, एक और सवाल था कि जैसे हम झारखंड से हैं तो मेरा एक्सेंट है कि जैसे हम करके बात करते हैं तो वहाँ पर हम करके या फिर प्रॉपर हिंदी में बोलना होगा, मैं करके? देखिए, जितना आपको याद रहे ना कि मैं बोलना है या फिर जहाँ पे जैसे ज़रूरत है। अगर आपके वॉइस में रीजनल एक्सेंट आता है या ऐसी कोई भी दिक्कत है तो कोई इशू नहीं है ना। सर मुझे ये पूछना था सर, ये आइडेंटिटी सर्टिफिकेट का क्या सीन है सर? हाँ, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस मेरे को पर्सनली भी मैसेज करते हैं कि सर ये फॉर्मेट है या नहीं। आपके जब भी इंटरव्यू का कॉल लेटर आप डाउनलोड करेंगे देन आपको आइडेंटिटी सर्टिफिकेट उसके साथ अटैच रहेगा, और फॉरेन विजिट का जो भी फॉर्मेट है वो भी आपके साथ मिलेगा। लगभग मैंने शेयर किया था कि कितने डॉक्यूमेंट आपके इंटरव्यू कॉल लेटर के साथ आते हैं। 4 से 5 पेज जो भी होते हैं वो साथ में अटैच रहते हैं, जितने भी फॉर्मेट हैं। और जो भी अदर फॉर्मेट्स की ज़रूरत है वो नोटिफिकेशन में है। जैसे सर्टिफिकेट किसी को किस फॉर्मेट में इशू कराना है वो सब नोटिफिकेशन में है। सर, एक छोटा सा डाउट था कि जैसे मेरे जो चाचा हैं वो बाहर रहते हैं यूरोप में, और उन्होंने शादी करी है तो मतलब वो चाची वहीं की सिटीजन है। तो अब जैसे जिसमें मुझे लगाना पड़ेगा तो बस अपने चाचा का मुझे वो पासपोर्ट नंबर आपकी वॉइस ब्रेक हो गई संकल्प जी। चाचा का क्या पासपोर्ट नंबर आपने बोला ऐसा? जो उसमें मेंशन था ना कि जो आपके फॉरेन में अगर कोई रह रहा है तो उसका पासपोर्ट नंबर मेंशन करना पड़ेगा, डिटेल्स मेंशन करना पड़ेगा। तो आपके चाचा इंडियन सिटीजन है ना, तो उनकी डिटेल आपको मेंशन करनी है। और एक बाद में फिर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ कि कितनी जानकारी आपको अपने अदर डॉक्यूमेंट्स में देनी है। जैसे SSQ फॉर्म और अटेस्टेशन फॉर्म में उसके डिटेल में जितने भी कॉलम हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। और अगर जैसे मैंने कल ग्रुप में पूछा भी था सभी से कि क्या किसी के डॉक्यूमेंट वो जो कॉल लेटर है वो आ गया क्या, क्योंकि अगर कोई भी चेंजेस होता है इस साल के नोटिफिकेशन में तो मैं चाहता हूँ कि लेटेस्ट चीज़ें अपलोड करूँ। बट अगर ऐसा होता है तो देन मेरे पास जो पुराना फॉर्मेट है मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना करके अपलोड करता हूँ, तो आपके मेजर जितने भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे जी। क्योंकि भैया ये है ना कि उनका जो सिटीजनशिप है वो इंडिया का वो हो गया है क्योंकि उन्होंने वहाँ की सिटीजनशिप ले ली है। तो अब वो पासपोर्ट नंबर वगैरह क्या वो वहाँ के उनके पासपोर्ट का नंबर लगे किस तरीके से, तो वो थोड़ा कंफ्यूजन होता था। अगर आप लोग को ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है ना, जैसे आपकी सिचुएशन थोड़ा सा डिफरेंट है, नॉर्मल सिचुएशन के अलावा कुछ भी होती है ना, तो जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं ना वो आपको गाइड करते हैं प्रॉपर
कि कैसी डिटेल फिल करनी है ना। ओके 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 ओके, मैं यहाँ पे कैंडिडेट्स का नाम बोलता हूँ। बाकी डाउट हम सेशन के बाद में लें क्या? Sir, I have a doubt. ओके ओके, वन बाय वन आप डाउट पूछ लीजिए। Sir, is it compulsory to give interview in English? No. Or we can No. communicate with them in any language? No, you can prefer English as well as Hindi, and if the interviewer know about the regional language, they can then you will also switch to the regional language. Sir, can I give interview in bilingual language? Using Hindi and English words. आपकी वॉइस ब्रेक हो गई। आप शायद ये पूछ रहे हैं कि आप रीजनल लैंग्वेज में दे सकते हैं क्या, यही आपका डाउट है क्या? Yes, sir. ओके, अगर इंटरव्यूअर को आता है या उन्होंने आपसे रीजनल लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा देन आप दे सकते हैं, बट हिंदी एंड इंग्लिश ही प्रेफर करते हैं जनरली। सर एक डाउट था, जैसे सर मैंने ग्रेजुएशन बीएससी से किया हुआ है और सर मास्टर्स इकोनॉमिक्स से कर रहा हूँ, तो सर मतलब क्या नेसेसरी है कि मैं एमए इकोनॉमिक्स जो फॉर्म है उसमें मेंशन करूँ या वहाँ पे इंटरव्यू में बताऊँ? देखिए, आपके पास जितनी भी डिटेल है, मैं आपको बोलता हूँ कि अगर आपने एडमिशन ले रखा है या आप फर्दर हायर एजुकेशन को परस्यू कर रहे हैं, देन आप पूरी एक्यूरेटली जो भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो आप मेंशन करें, जिससे क्रॉस क्वेश्चन भी अगर कुछ भी होता है देन आप उसको सही से टैकल कर पाएँ। जो भी आपके पास इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल सही भरने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी इन्फॉर्मेशन वेरीफाई होने वाली है, तो इसलिए आपको Yes, sir. बहुत केयरफुली भरने की ज़रूरत है इन्फॉर्मेशन को। ओके ओके सर, ओके, थैंक यू। Sir, I have a doubt also. ओके, क्या है कि मैं इंटरव्यू कंडक्ट कर लूँ एक, इसके बाद क्या डाउट ले सकते हैं क्या सारे, या फिर अभी पहले डाउट सेशन कर लूँ? Sir, excuse me, I have a doubt also. I have cleared SSC CGL with a good mark. So sir, should I मैं उनको बताऊं कि I will clear the CGL in the interview round also, या फिर मैं सर हाइड करूं इस चीज को सर? बट क्या होना चाहिए सर प्रेफरेबल? मैंने बोला ना कि आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो करेक्ट प्रोवाइड करें आप उनको, है ना? Because sir, someone said to me कि गौरव you have to hide your CGL score because it will create negative Okay, impact अगर on. नहीं, अगर आपको ऐसी कोई एडवाइस दी गई है देन डेफिनेटली गलत एडवाइस है। मैं आपको फिर से बोलता हूँ कि आप लोग इंटरव्यू में सिर्फ वही बोलें जो आपकी सच्चाई है ना? इसके अलावा आप मत ही बोलिए कुछ भी, या भी बनावटी कुछ भी आंसर देने की कोशिश ना करें। सर मुझे एक डाउट है सर, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग। सर ये जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है ये डिजिटली साइन होता है, फिर वो जो आप एक पीडीएफ भेजे थे उसमें एक ब्लैंक फॉर्म था, उसी टाइप के लाने को बोले थे, सो वो जरूरी है या फिर डिजिटली साइन चल जाएगा सर? जो डिजिटली साइंड है अगर आपके डिजी लॉकर में आ रहा है देन वैलिड है, और इसके अलावा उनकी डिमांड होती है बेसिक कि आपको उसी फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर वो नहीं मानते हैं आईबी का बोर्ड कि आपको उसी फॉर्मेट में चाहिए, देन वो आपको टाइम देते हैं कि आप उस फॉर्मेट में बनाइए, बट इन केसेस अगर ऐसा नहीं होता तो वो अलाउ करते हैं, जो आपके पास डिजिटली साइन जो फॉर्मेट में है वो आपको अलाउ करते हैं। तो फिर अब कराना जरूरत नहीं है ना सर? वो नहीं, अभी करा सकती हूँ ना सर? हाँ, अभी नहीं है ज़रूरत, और वैसे भी अभी तो किसी को डॉक्यूमेंट अगर पुराने हैं तो अभी कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 31 मार्च तक तो उसकी वैलिडिटी है, क्योंकि हर फाइनेंशियल ईयर में इशू कराना होता है ना, तो देन इसके बाद ही आप इशू कराइए। तो जो भी जैसे उनकी डिमांड रहेगी देन उस हिसाब से आप डॉक्यूमेंट इशू करा लीजिएगा। सर और एक सर, मैंने अभी लाइक दिसंबर में ही एमटीएस ज्वाइन किया हूँ, मतलब 13 में, तो फिर मैं उनको क्या मतलब एनओसी वो जो अप्लाई किया था मैंने आईबीएसओ के लिए, तब मैंने कुछ भरा नहीं था, लाइक डिपार्टमेंटल में नहीं थी, मैं एक जीटीएस में थी, तो मैंने गवर्नमेंट जॉब नो कर दिया था, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकता है क्या सर? नहीं, बट आप एनओसी के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट सर। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग आर्यन जी। सर जो ये ग्रुप्स वगैरह में एसएसक्यू फॉर्म की पीडीएफ चल रही है, ये ऑफिशियल एसएसक्यू फॉर्म है या अभी कोई ऐसे मेल वेल आएगी उस फॉर्म के लिए? आपको कहाँ ऐसी पीडीएफ प्रोवाइड हो रही है?
मैंने एक आईबी का ही कोई रिलेटेड ग्रुप था, उसमें कोई एसएसक्यू की पीडीएफ थी। देखिए मैं आप सभी को इन्फॉर्म कर देता हूँ एक चीज़ कि देखिए मार्केट में ना जितने ज़्यादा सोर्सेस में आप जा रहे हैं उसमें बहुत सी ऐसी भ्रामक चीज़ें आ रही हैं, है ना, बहुत से कंफ्यूज हो रहे हैं। जैसे मेरे को पर्सनली कई मैसेज आए और मुझे जो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट था उसके फॉर्मेट भी लोगों ने भेजे कि सर क्या ये सही है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ऐसे कोई भी सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है देन आपको वो स्वयं प्रोवाइड करेंगे आईबी। जैसे उनको ज़रूरत है आपके आइडेंटिटी सर्टिफिकेट की या परफॉर्मा उनको चाहिए कि आपके फॉरेन विजिट की डिटेल चाहिए, देन वो आपको कॉल लेटर के साथ अटैच करके देते हैं। और इसके अलावा जो भी उनको फॉर्मेट चाहिए वो उन्होंने नोटिफिकेशन में दे रखा है, अपेंडिक्स 1 से लेकर के 5-7 तक जो भी है उन्होंने दे रखा है। इसके अलावा एसएसक्यू की कोई पीडीएफ नहीं होती है। आपको मैं बता दूं, एसएसक्यू ऑनलाइन जैसे आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था वैसे ही लिंक ओपन होती है, आपको लॉगिन करना पड़ता है और एसएसक्यू और अटेस्टेशन फॉर्म दोनों ही आपको ऑनलाइन वे पे फिल करना होता है। इसके बाद वो जब आप फिल कर देते हैं, सबमिट कर देते हैं, तो जैसे आपका एप्लीकेशन फॉर्म की रिसिप्ट आती है, जैसा आपने फिल किया होता सेम वैसा ही निकलता है। उसमें सारी डिटेल आपकी मेंशन होती है, उसको आपको प्रिंट करा करके इंटरव्यू के टाइम पे लेके जाना होता है। तो कोई इसका पीडीएफ और फॉर्मेट नहीं है और बस यही है। ओके सर, गुड इवनिंग सर। तो मतलब जो अभी वो ऐसे पीडीएफ है, ऐसे ही वो लोगों ने खुद ही बना रखा है वो क्वेश्चनर टाइप? लोगों ने खुद बना रखा होगा या फिर पुराने जो भी होंगे वो पीडीएफ शेयर कर रहे होंगे, क्योंकि जैसे लास्ट टाइम तो यही फॉर्मेट था कि लॉगिन करके फिल करना होता था और इस साल भी यही है। उससे पहले ऐसा होता था कि नोटिफिकेशन के साथ अटैच कर करके आईबी दे देती थी। तो शायद वो पीडीएफ भेज रहे हों या फिर खुद से, इसकी थोड़ी पुष्टि कर पाना मुश्किल है मेरे लिए। ओके आदित्य जी, आप क्या पूछ रहे थे? ओके अभी सारे डाउट हो गए क्या? सर जी आकाश जी। हाँ सर मेरा एक डाउट था कि सपोज सर कोई पैनल मेंबर इंग्लिश में पूछ रहा है तो आई विल आंसर इन इंग्लिश। यस। उसके बाद सर सेकंड पैनल मेंबर अगर मुझसे हिंदी में पूछ रहा है तो सर मुझे क्या स्विच करना चाहिए या फिर आई शुड कंटिन्यू विद दैट इंग्लिश लैंग्वेज? आपको अपनी कंफर्टेबल के हिसाब से चूज़ करना चाहिए, बिकॉज ऐसा होता ही है ना, कि ये मेजरली देखा जाता है कि स्टार्टिंग करते हैं हिंदी से या इंग्लिश से, फिर दे कैन स्विच इंग्लिश टू हिंदी, है ना, या फिर इंग्लिश जैसे वो यूज़ करते हैं। तो आप अपने कंफर्टेबल के हिसाब से दे सकते हैं, बट प्रेफर यही करना चाहिए कि अगर आपसे जवाब इंग्लिश में पूछा जा रहा क्वेश्चन तो जवाब इंग्लिश में दें, और अगर हिंदी में तो हिंदी में दें। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। ओके कोई और डाउट? यस सर, हेलो। हेलो अमन जी। या सर, एक्चुअली मेरे एक डाउट थी रिगार्डिंग ओबीसी सर्टिफिकेट। लाइक मैंने नवंबर 24 में मेरे को ओबीसी सर्टिफिकेट मिली थी, बट उसमें लिखा था कि ये 1 ईयर की वैलिडिटी है उसकी, तो वो नवंबर 25 में एक्सपायर हो गई। मैंने फिर से रिन्यू के लिए डाला है, बट सर वो अभी तक मेरे को इन हैंड मिला नहीं है। बट मैं जब फॉर्म फिल किया तब तो वो वैलिड थी, और अभी 1-2 दिन में अगर मेरे को मिल जाएगा तो लाइक मेरे पास दोनों सर्टिफिकेट रहेगा। तो इन द मीन वाइज जो 3-4 मंथ का गैप है, इस बीच में मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो इशू क्रिएट करेगा क्या? ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको बता देता हूँ कि 1 ईयर की वैलिडिटी इट मीन्स नवंबर टू नवंबर नहीं होता है। वैलिडिटी होती है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, है ना, फाइनेंशियल ईयर की वैलिडिटी मानी जाती है। तो एज सच आपके दोनों ही सर्टिफिकेट वैलिड नहीं थे जब आपने फॉर्म भरा था, और आपको एज सुन एज पॉसिबल आपको नया मतलब सर्टिफिकेट बनवा लेना चाहिए। वो तो वो सारा कुछ कंप्लीट हो गया, बट वो लास्ट स्टेज में ऐसा फंसा हुआ है। ओके, वो 2-3 दिन में ऐसा चांस है कि मिल जाने का। मींस 31 मार्च से तो मैं पहले ले लूंगा। ठीक है, और 31 मार्च के बाद वो फिर एक्सपायर हो जाएगा जो अभी आप बनवाएंगे, है ना। तो आपको फिर अप्रैल में जो भी इंटरव्यू होगा, जो भी आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे SIB ऑफिस में, वो आप उस हिसाब से फिर से रिन्यू करा लीजिएगा। ओके सर, ओके गाइस, मैं यहाँ पे जो भी कैंडिडेट ओके बोलिए बीरू। सर एसएससी तो जनरली 3 इयर्स वैलिड करती है ना ओबीसी सर्टिफिकेट के लिए, और तो आईबी क्या 1 ईयर वैलिड होगा आईबी में? इसकी पता नहीं मुझे जानकारी, बट हाँ फाइनेंशियल ईयर मेंशन रहता है। तो आईबी यूपीएससी के फॉर्मेट को ही फॉलो करती है कि जो भी वैलिडिटी होती है हर फाइनेंशियल ईयर की वो माना जाता है उसमें।
अच्छा, एसएससी मैंने जब एसएससी में डीबी कराया था तो वो तो 3 इयर्स वैलिड एसएससी हाँ एसएससी का थोड़ा सा मुझे आइडिया नहीं है, बट आईबी का यही है कि वो हर फाइनेंशियल ईयर की उनको चाहिए। ओके, थैंक यू। ओके गाइज, मैं यहाँ पे नेम ले रहा हूँ, 1 बाय 1 हैंड रेज करिएगा जिनका इंटरव्यू है ना अभी। ओके, दिव्य ज्योति, दिव्य ज्योति हैं क्या? प्रधान्या, पवन कुमार, बिमल मीना, शिवम सिंह तोमर, मुस्कान सिंह, बलागा भाब्या, आयुषी नितवाल, पुरेंदु, रविराज। मैं नेक्स्ट डे इंटरव्यू देना चाहूंगा। सॉरी, मतलब आज मैं थोड़ा सा ओके बीच में निकल जाना पड़ेगा। ओके, रविराज, राजेंद्र बरीक, गुंजन, कुणाल कुमार साहो, सचिन सिंह, अंकुश कुमार। ओके गाइस, वी हैव 4 कैंडिडेट। सर 1 मिनट सर, एक्चुअली मैंने आपको पर्सनली मैसेज किया था रिगार्डिंग इंटरव्यू। आपका नाम बताइए एक बार। अमन। हाँ अमन, मैंने एक दिन आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया था, बट आप शायद उस दिन सेशन को ज्वाइन नहीं किए थे। लास्ट जो भी सेशन हुआ था उस दिन मैंने आपको बोला कि अमन है क्या, क्योंकि उस दिन रैंडमली इंटरव्यू हुआ था। ओके अमन, आपका नाम भी कंसीडर करता हूँ मैं। यस हेलो सर। हेलो। हाँ सर, मैं इंटरव्यू दे सकते? हाँ, मैंने बोला जब भी ये इंटरव्यू ख़त्म होता है देन आपको मैं एक बार सभी जो भी कैंडिडेट्स होंगे मैं उनको बोलूँगा। देन अगर आप रेडी हैं या प्रिपेयर्ड हैं देन डेफिनेटली आई विल कम। ओके सर, व्हेन इट विल बी कंडक्टेड? सर नेक्स्ट टाइम के लिए अगर इंटरव्यू देना हो तो सर क्या आपको कांटेक्ट करके टेक्स्ट ड्रॉप कर दें? नहीं, एक्चुअली क्या प्रोसीजर है कि 100 स्टूडेंट को मैंने फॉर्म दिया था, गूगल फॉर्म, और उन्होंने फिल किया था। तो अभी जैसे मैंने ग्रुप में शेयर किया तो 85 कैंडिडेट्स तक हो चुका है, 15 बचे हुए हैं। बट ये फॉर्म जब था Tier 2 का रिज़ल्ट नहीं आया था, उसके पहले फॉर्म मैंने दिया था। तो बहुत से कैंडिडेट का Tier 2 में भी क्लियर नहीं हुआ है, तो उनका नाम नहीं है। तो ये एक प्रोसीजर था, और इसके आगे जब भी ये 20 ग्रुप कंप्लीट हो जाते हैं देन जो भी प्रोसीजर होता है आई विल इन्फॉर्म यू, है ना? ओके सर। ओके, फर्स्ट कैंडिडेट इज शिवम। ओके शिवम, give me a brief introduction about yourself and also tell me your educational background. Sir, my name is Shivam Singh Tomar. I belong to a district Morena in Madhya Pradesh, sir. And I have done my schooling in Morena itself, sir. And after that, I pursued my graduation from Deshbandhu College in Delhi University in Bachelor in Science. And sir, after that, I have been preparing for government exams like SSC, CGL, as well as sir, Intelligence Bureau, ACIU. And sir, my hobby is reading and analyzing the newspaper along with watching videos on geopolitics, cricket, and singing, sir. Okay, why do you want to join Intelligence Bureau? Sir, the main reason, first reason I would like to mention, sir, it's the work of Intelligence Bureau aligns with my hobby, sir, as I have also interest in reading and analyzing the news of national as well as the international with national security of our country, sir. And second thing, sir, the things my strengths are work calm under pressure, sir, and adaptable in nature, sir. And these two traits are inside me, sir. That makes me a trainable candidate for a noble organization like Intelligence Bureau, sir. Okay, you mentioned that your hobby is reading newspaper and analyzing the news. Can you explain a recent national or international news headline from today's newspaper? Sir, today's newspaper, there is a phone call between our Honorable External Minister, Dr. S. Jaishankar, sir, with a counterpart of Iran Foreign Minister, sir. And there is a talk on energy crisis and ongoing Middle East conflict, sir. So one news is that, sir. Second news, if I talk about, sir,
in Delhi, sir, there has been change of shuffling of sir, governor, lieutenant governor, sir, and new governor has been appointed, sir. That name is sir, Mr. Taranjit Singh Sandhu, sir. So these two news, sir, I am currently recalling, sir. Okay, tell me, how does the Red Sea crisis, Houthis attack, impact India's national interest? Sir, as in the Red Sea, sir, our energy supply chain are there, sir. We have a good trade relation with the European countries as well as North and South America, sir, countries. So if the Houthis are attacking on our sir ships, then it will affect our supply chain. That will automatically affect our sir economy as well as our national security, sir. Okay, what is the role of IBACIO? Sir, role of IBACIO, sir, to look after these threats which are emerged from external as well as the internal threats, and regarding to that, just analyzing the information, sir, and assess the situation and coordinated with the different agency of our country, so that, sir, before any kind of mishap, things will be in control, sir. Okay, tell me about what is Intelligence Bureau? Sir, Intelligence Bureau is an organization, sir, which was established before, sir, independence of our country, sir. And before, the role of Intelligence Bureau is to look after, sir, external as well as internal, sir. But after 1961, sir, 1967, sir, the Intelligence Bureau role is limited. It's only look after, sir, inside our country, sir, rather than, sir, exterior. Okay, we have 9 million Indian in the Gulf. If a full-scale war break out, what is the biggest challenge of our intelligence security agencies? Sir, the first challenges will be to repatriate those our persons, those who are in Middle East, to our country, sir. And second thing, sir, if those persons are unemployed or maybe have no work for a longer period of time, then it will cause, sir, unemployment increase in our country. That will cause, sir, stage protest or maybe, sir, social cohesion, harming the social cohesion of our society. That will, sir, directly or indirectly impact our national security, sir. Okay, great. Shivam, tell me about NatGrid. Sir, NatGrid is a national agency, sir, where the lot of sir, can I frame it in Yes, a different way? So NatGrid is a type of agency where the data of, sir, many peoples are there, related to criminal activities, their financial records, everything's are in one place, sir. Okay. What is multi-agency coordination? Sir, regarding the multi-agency coordination, I have not a proper knowledge, but sir, if you can give me a guess, then I can, sir, explain to you. Mm-hmm. Sir, multi-proper agency, sir, it is a type of agency which can, sir, align with all the agency, so that there will be a coordination between all the agencies at a time and accuracy, sir. Okay, Shivam, tell me about something, your hometown. Sir, my hometown is Morena, sir, and it is in the northern sides of Madhya Pradesh, sir. And if I talk about the hometown, sir, it is most famous places are, sir, historical. Sir, there is one temple called Chausat Yogini Mandir. On the basis of that temple, sir, our old parliament had been built, sir. And second thing, sir, there is a famous sweets called Gajak that got GI tag. That is also from my hometown. It is exported to different country as well as in our country also, sir. And third thing, sir, if I talk about, there is a Chambal River flowing near my hometown, sir. So there are different types of alligators are found in our Chambal River. So these three things are currently I'm recording about my hometown, sir. Okay, tell me, what is Yoginis? Sir, currently I have not recalling what is the meaning of Yogini, sir. I will tell you after the interview, sir. Okay, Chambal is very famous for the Bihar. What is Bihar?
Sir, behead is a type of area in which there are some ups and downs, valleys are found, and it is the gullible erosion are there, sir. And here the land is not fertile for crops, sir. So that's why. Okay, as we see that Chambal is famous for the badland topography. What is badland topography? Sir, I have no knowledge, sir. I will read after the interview, sir. Okay, Shivam, that's it from my side. It was a great Thank interview you, with sir. you. Thank you. Thank you so much, sir. Welcome. Okay, next candidate, Muskan. Yes, sir. Good evening, sir. Good evening. Okay, Muskan, tell me about your educational background and how is it associated with the job profile of Intelligence Bureau? Yes, sir. I've done bachelor's in BA program and master's in economics, and it's helpful for me in Intelligence Bureau as through economics I get practical understanding of the current situations as well as the daily scenario. I can relate it with the national as well as international challenges. Also, it has helped me in getting more wider perspective regarding analyzing the situation and formulating the upcoming outcomes and taking actions accordingly. Okay, Muskan, tell me what is nominal GDP and what is real GDP? Yes, sir. The nominal GDP is related to the current price, and real GDP is we have the sir is a like it is calculated on the basis of a certain certain years which we have pre-decided, and then we compare that real GDP with the nominal GDP to calculate the inflation rate. Okay. What is the current GDP of our country? Sorry, sir, I'm not able to recall. Okay, tell me why do you want to join Intelligence Bureau? Sir, I want to join intelligence. I love working in a diverse environment and taking up the challenges. Also, I like the intelligence information analyzing and then like utilizing all those essential things, and I feel sir it will best utilize my potential. Can you explain more about your potential that will help with the IB profile? Sure, sir. Sir, I feel like I am inclined towards these like the environment in which I like all India service, so it suits my personality well, and also I'm mentally and physically strong that I can work in any of the situations regarding any of the circumstances. So I feel that I'll give myself best in this as I'm interested towards gathering the intelligence information and working on it. Okay, what are the major internal security threats in India currently facing? Yes, sir. So, first of all, is the cross-border infiltration. Mm-hmm. Secondly, is the cyber security threats. Mm-hmm. Thirdly, the northeastern insurgency. And fourth, sir, the communalism and human trafficking. What is communalism? So communalism is when, due to some of the miscommunication among the two communities or religion, people tend to fight against each other, and that leads to the conflict among them. And what is cyber security? Cyber security is preventing the digital infrastructure from any of the threats which can
which can take out all the data digitally from the digital infrastructure and can provide all the data to the other person. Okay, tell me what is the difference between infiltration and militancy? So infiltration, as per my knowledge, is like people from normal people even can infiltrate to the like we take the example of India can come to our country, but they are not residents of India, such as we have seen during the situation of Bangladesh. So when the crisis arrived there, so few of the people have immigrated to India, like migrated to India. But in the militancy, it is that infiltration is, and that is purposely that infiltration has happened for like some of the attacks or any of the motive that is to be accomplished. And what is extremism? So extremism is adopting extreme ideology such as left-wing extremism, which we have seen in the case of Naxalism, and taking the actions accordingly because they feel that in left-wing extremism mainly that government has not provided them the enough opportunities to grow, and they take the actions themselves and want to rule their community by themselves. Okay, Muskan, tell me 2 international news of today's newspaper. Yes, sir. So first is the ship from Strait of Hormuz has arrived from Saudi Arabia to the Mumbai port instead of the Middle East crisis. And secondly, there is a surcharge in the fuel prices, due to which there's an increase in the air fuel prices and the surge in the ticket price of ticket price. Mainly, it is related to Air India. Okay, you mentioned that Strait of Hormuz. What is strait? Yes, sir. Strait is a body which is connecting two or more land masses. Okay, Muskan, give me brief introduction of yourself. My name is Muskan Singh. I'm from Kanpur, Uttar Pradesh. I have completed graduation in BA program and Masters in Economics. My hobbies include playing chess and traveling. Additionally, I have done a course of NCC and attained A, B, and C certificate from Air Wing. Mm-hmm. What is the rank structure of commissioned officer in Air Force? Starting with the flying officer, then flight lieutenant, squadron leader, wing commander, air commodore, air vice marshal, and air chief marshal. Sorry? It's an honorary. Could you please repeat? Yes, sir. The flying officer, flight lieutenant, squadron leader, wing commander, group captain, air commodore, air vice marshal, air chief marshal, and then there is an honorary rank that is Marshal of the Indian Air Force. Okay, Muskan, that's it from my side. Thank you. Sir. IUC. Yes, sir. Okay, IUC, tell me why do you want to join Intelligence Bureau? Sir, I think it's a great opportunity for me to serve my nation, as, sir, I also consider myself a responsible person and I enjoy taking challenges. And, sir, as IB requires responsibilities and also challenges, so I think this job suits fit.
ओके आयुषी, एक एग्जांपल बताइए जब आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हो और जब आपने चैलेंजेस फेस किए हो अपने लाइफ में. Okay, sir. Sir, actually, after the demise of my father, I've taken the as an eldest daughter. I've taken the responsibility of my father. My brother is only 1 year old that time, and I've also given my mother emotional support. That all incident made me a very strong person. And after my 12th, I moved to Dehradun, where I handle everything alone, and so these challenges made me a strong and responsible person. So I guess, sir. Okay, give me brief introduction about yourself. Sir, myself Ayushi Netwal. I am from Manchari, which is situated in Pithoragarh district. I have done my schooling from my hometown only. Thereafter, I moved to Dehradun for my further education, from where I have done my BSc in 2024. And my hobbies are playing football, carom, and dancing and drawing also. And currently I'm preparing for government exams. Okay, you are from Uttarakhand, right? Yes, sir. Okay, what is Kumaon and what is Garhwal? So Kumaon and these two. So these two districts has their own cultural division. These two are situated in Uttarakhand, and these are part of northern Indian states. Yes, sir. Okay, what is Char Dham? Such in Kumaon region, Char Dham is basically a tour to Kedarnath, Badrinath, Gangotri, and Yamunotri. These four are considered as a Char Dham of Uttarakhand. Okay. Tell me, what are the major internal security challenges we are facing currently? So, firstly, the radicalization and the northeast insurgencies and cross-border terrorism and some smuggling and drug transfer from Punjab region and Jammu Kashmir militancy, sir. Okay. What are the major security threats in Jammu and Kashmir region? Sir, there's a cross-border terrorism. Security threats involve large-scale or militancy. And there's also hybrid model with notable shift towards. Okay, what is narco-terrorism and how is it affecting state like Punjab? Sir, narco-terrorism is a serious emerging threat, which is the use of drugs that is to fund terrorism, and with narcotics smuggled in Punjab border to finance activities, sir. Okay. So, what is UAPA? Sir, sorry? What is UAPA? So sorry, sir, I don't know about it. I will read about it, sir. Okay. What is left-wing extremism? Sir, the extremist ideologies that people have, it is inspired by the Maoist ideology, which is from China, and it basically tends more against violence, more towards violence, sir. What is Maoism? Sir, Maoism is a Chinese ideology. Of what? Sir, Okay, what is Red Corridor? Sir, Red Corridor is some place in eastern and central region. Refers to the region in India which is heavily affected by left-wing terrorism like Naxalism. It
stand across the central and eastern southern part like Andhra Pradesh and Chhattisgarh area. It basically collects people so that they can. Sorry, sir. Which kind of internal security threat India facing after the US and Israel conflict with Iran? Sir. Okay, Following, sir. Okay, you mentioned that your hobby is playing football. Yes, sir. Tell me something about football. Sir, football is a game which requires teamwork as well as discipline. And it is a game which consists of 11 players per side, and where the objective is to propel a ball into opponent goal team, sir. Okay. And end zone by kicking, carrying, passing it like a game. Okay, I see. Done from my side. Okay, next, Aman. Yes, sir. Hello. Good evening. Good evening, Aman. Yes, sir. Good evening. Aman, tell me about yourself. Okay. So, sir, I am Aman Kumar. I am a resident of Ramgarh, Jharkhand. I did my schooling from Ramgarh itself. Then after, in order to pursue law, I moved to Mumbai, where at Government Law College, Mumbai, an affiliated university under Mumbai University, I have completed BLS LLB. Then after, sir, after that, during my legal internships and law education, I have developed a strong interest in constitutional law, criminal law, legal enforcement, internal security law, which developed me an interest in IBSIU job. Besides this, apart from academics, I love to watch and play cricket. Then in free times also, I used to love watching web series and all. So this is all about me, sir. Okay, recently we observed that our Home Ministry changed our old and colonial law system, IPC and CRPF, Yes, sir. CRPC from the BNS. How it will help in improving the security challenges inside our country? Yes, sir. Sir, basically, there are three changes happened. First one is IPC has been replaced with Bharatiya Nyaya Sanhita. Can I continue, no, sir? Yes. Yeah. And second one is Bharatiya Sakshi Adhiniyam, which is replaced from the Indian Evidence Act. And third one is Bharatiya Suraksha Sanhita Adhiniyam. These are three changes which have happened by recently our Home Minister. So in terms of security challenges, first, it is very difficult to track the what are the challenges online. Now it is very easy for the government machinery to track the data through NatGrid and other mechanism, so that activities can be traced through online. Then also in terms of detention also, it plays a crucial role, which has been mentioned in the recently Bharatiya Suraksha Sanhita Adhiniyam. And beside this, in terms of proceeding of the evidence also. So these are all some of the changes which ultimately help in the internal security challenges. Okay, Aman, tell me what is PMLA, Prevention of Money Laundering Act? Money Laundering Act, yes, sir. So the PMLA is the act. I'm not very sure, but I guess this was Act of 2000, which was implemented in India, through which money laundering cases can be registered, checked, and regarding the same, proceedings will be gone. And a specialized court also set up regarding the PMLA. Its main objective is first to counter the money laundering activities, then also confiscation of the illegal properties. And in terms of internal security, it also helps in
like preventing terror funding and organized crime. So this is the main objective of PML, sir. Okay, Aman, recently we observed that Supreme Court allowed the passive use euthanasia. What is your opinion regarding this, and what is our Indian laws said about this? Okay. So, sir, as per Article 21, we have the right to life and personal liberty. But there was numerous cases pending in the High Court, Supreme Court, whether a right to die is also a fundamental right or not. Whether, where some of the High Court also pronounced that in the recent case also, I am forgetting the name of that individual, that Chandigarh University individual, for which passive euthanasia has been allowed. So, sir, there basically, in order to answer this question, first I want to clarify. There are two types of euthanasia. First, one is active and second is passive. In active euthanasia, ultimately giving some drugs or some medicine so that his life can be not exactly taken, but right to die has been given to that individual. But in passive euthanasia, that active life support, which is crucial to continue his life, that will be detached. So, sir, in my opinion, if someone is struggling very hard each day, their family is also struggling very hard, and if there is no hope of the survival, if there is no medical facilities or medical research on the same, so that individual can survive, then passive euthanasia will be granted in order to terminate his life. So this is my understanding and my opinion regarding the same, sir. Okay. Okay, Aman, what is white collar terrorism? Sir, white collar terrorism is somehow related to the white collar crime. Okay, so the white collar crime is a crime which is continued in relation to the financial, economical sector, like where some influential or educated people carry out some financial frauds, economic losses to the country in relation. Some of the example like terror funding, then money laundering. So these are some of the activities of white collar crime. What is Naxalism? Naxalism is a threat, sir, which is very prominent in central and eastern part of the country, especially Chhattisgarh, Jharkhand, Odisha, where some which is also based on the Maoist ideology, where extremist ideology among the people, where certain individual hinder the progress, hinder the growth, hinder the development of that particular city for the native citizens. So Naxalism is a threat, which is a serious threat in the internal security we can see in the country. Okay, Aman, recently we observed that our Home Minister declared that deadline for the Naxal-free state or the Naxal-free India till 31st March 2026. What are the major challenges to ensure the Naxal-free India? Sir, first one is it is very difficult to trace the Naxalist individual who are actually promoting the idea of Naxalism. Tracing of such people is very difficult. Second one is because of connectivity issue. They usually reside on the terrain near the tree, where tracing of that particular entity, particular individual is very difficult. Connectivity issue. So these are some of the issues basically which is prominent in achieving Naxal-free state. Okay, in your opinion, what kind of law need to make to control these kind of activities in future, like the Naxalism or the Maoism? So since the Naxalism came into picture, there were several laws enacted by the government. But as per me, awareness is more crucial than law. Because ultimately, Naxalism people, the individual or Naxalist group or extremist group, they don't want that any development activities or growth activities will be carried out there, because that is weapon for them.
So if any growth or development activities will carry, then they won't be able to carry their nationalist ideology. So awareness among the people, recognizing their right of the people living thereby, then providing assistance, providing monetary benefit, coming up with some schemes. This will be very crucial to tackle the nationalism, because it is very important to kill the ideology of that nationalism activities, rather than countering that individual or extremist people. Okay, tell me, what is AFSPA? So AFSPA is a legislation which is called as Armed Forces Special Power Act or Prevention Armed Forces Special Power Act, which is given to the armed forces personnel, military personnel, to carry out any activities in the areas which is regarded as the dangerous area or threat causing area. So some of the powers given to them is to carry out their regular proceeding also. Besides this, they can also arrest some individual without warrant, which is also can be said as preventive detention. Then they can also carry out search also without warrant. So these are some of the powers which is given to the special armed forces in that particular area where it is threat that some dangerous activities or some threatful activities will be carried on. Okay, we observed that sometime our media criticizing or maybe related to the AFSPA, it affect the human dignity or maybe their fundamental rights, violate their fundamental rights. What is your opinion regarding this? Sir, if we read Constitution now, then there is a special provision is given it as per Article 19 of the Indian Constitution. Article 19 talks about the freedom, about the but Article 19 Clause 2 also talks about the restrictions. That is, any activities, any suspicious activities which is against the public order, which is against the sovereignty and integrity of the nations, against the public order, decency, morality. So these activities will be, means government has full right to carry out restrictions there. So AFSPA is also based on such restrictions. It will not ultimately restrict our fundamental right, but if any activities which is not in interest with the country, which ultimately lower or danger the sovereignty of the nation, then such restrictions will be totally good as per me, sir. Okay, great, Aman. One last question. Why Yes, sure, is sir. space security becoming a priority for intelligence agency? Sorry, sir. Why is it space security? Why is space security becoming a priority for Indian intelligence agency? Sir, in today's arena, we can see that the whole country, whole nation will be a global village. So, in order to get secure, today's tackling security threat not limited to fencing border only. But today we can see that attacks can be seen in any form. So space security is very crucial in terms of they can through that individual can determine the intensity of the threat. Individual can also tackle such threat through satellite imaging, through navigations, through maps, through navigation regarding which country is doing what, which country is making nuclear weapon also. So space security is come out as an important security threat mechanism through which countries' security can be ensured. Okay, Aman. Done from my side. Thank you. Thank you too, sir. ओके गाइस, आज के इंटरव्यू तो यहीं पे एंड होते हैं. वन बाय वन फीडबैक के बात कर लेते हैं. वन बाय वन करते हैं. शिवम से स्टार्ट करते हैं. शिवम, यस सर. आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन, है ना. थोड़ा सा नॉर्मल सा आंसर था. इसको थोड़ा सा रिफाइन करिए, थोड़ा और सोचिए, थोड़ा लॉजिकल वे पे इसको प्रेजेंट करने की कोशिश करिए. बट कोई प्रॉब्लम नहीं थी. इट वॉज गुड आंसर.
फिर आपने अपनी हॉबीज़ मेंशन की। स्कूलिंग में मैंने देखा कि आप में से सभी कैंडिडेट ना स्कूलिंग वाला पोर्शन बहुत ऊपर से बता रहे हैं, है ना। तो एटलीस्ट थोड़ी चीज़ें टैकल करने की कोशिश करिए। और जैसे अपने बारे में बता रहे हैं या स्कूलिंग के बारे में बता रहे हैं या फिर खुद के बारे में भी जैसा बता रहे हैं ना, आपने सिर्फ जगह मेंशन कर दिया, कोई स्टेट मेंशन नहीं कर रहा, किसी ने स्टेट मेंशन कर दिया, जगह मेंशन नहीं किया या फिर डिस्ट्रिक्ट मेंशन नहीं किया। एक प्रॉपर एड्रेस बताइए ना कि आप किस जगह से हैं, प्लेस मेंशन करिए, डिस्ट्रिक्ट मेंशन करिए, स्टेट मेंशन करिए। एटलीस्ट 3 चीज़ें तो ध्यान रखिए। आई होप आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। फिर इसके बाद आपने बोला कि रीडिंग न्यूज़पेपर आपकी हॉबी है और एनालाइजिंग न्यूज़पेपर, है ना। यस सर। एनालाइजिंग न्यूज़, ठीक है, इसका आंसर आपने ठीक दिया। इंटरनेशनल ठीक ही है। रोल के बारे में थोड़ा और बेहतरीन बताना था कि IBAC का रोल क्या है, इस चीज़ को आपने थोड़ा नॉर्मल वे पे ही प्रेजेंट किया है। ओवरऑल आपने एवरेज से थोड़ा ऊपर परफॉर्मेंस दी है, बट एक्सपेक्टेशन थोड़ी और ज़्यादा है ना। ओके सर। बाकी जब एक चीज़ आपने ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर करके रखे थे जो आपके होम टाउन से रिलेटेड थी, है ना, तो उसमें आपने डिटेलिंग में बात की है कि जैसे मैंने आपसे बोला तो आपने बोला कि 64 योगिनी टेम्पल, देन आपने बताया कि ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग उसी से है ना, उसके डिज़ाइन से रिलेटेड है। फिर काफ़ी चीज़ें आपने मेंशन किया, ठीक था। इसी तरीके से थोड़ा अपने बारे में जब भी डिटेल दे रहे हैं, एजुकेशन के बारे में डिटेल दे रहे हैं, एजुकेशन कैसे एसोसिएट करता है आपकी जॉब प्रोफाइल से या IB की प्रोफाइल से, ये सारी चीज़ें। बाकी आपने नेट ग्रिड को ठीक से बताया है। बाकी ओवरऑल ठीक है, क्योंकि आपकी अगर प्रॉपरली आप तरीके से न्यूज़पेपर को फॉलो कर रहे हैं देन एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है हर चीज़ों को लेकर के, ठीक है। तो बेसिक्स में थोड़ी सी और वर्क करने की ज़रूरत है, एज सच कोई दिक्कत नहीं है ना। सर व्हाट अबाउट फ्लुएंसी? देखिए एवरेज से ज़्यादा थी, ठीक है, मतलब ऐसा कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, बट 1-2 बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे देन थोड़ा सा वो और इन्हेंस हो जाएगी। ओके सर, ओके, थैंक यू सर फॉर योर फीडबैक। वेलकम। ओके, नेक्स्ट कैंडिडेट मुस्कान जी। यस सर। मुस्कान जी, ऐसा आपके आंसर से लग रहा था जैसे आप रीड कर रही हैं, है ना, तो ऐसा जवाब ऐसे नहीं देना है। आप यूपी से हैं ना? यस सर। हाँ, तो थोड़ा आपकी फ्लुएंसी ऐसी मेंटेन रखनी है कि आप रीड नहीं कर रही हैं, आप जवाब दे रही हैं, है ना। तो ये था। बाकी आपने ठीक से टैकल किया कुछ क्वेश्चंस को। जैसे आपने बोला कि आपने बैचलर्स BA प्रोग्राम में किया। बैचलर्स BA प्रोग्राम क्या होता है? सर मतलब ऑनर्स नहीं था वो, बैचलर में मतलब 3 सब्जेक्ट चूज करना था, तो 3rd ईयर में आके ड्रॉप कर देना होता है वो, सर ऑनर्स और प्रोग्राम। ओके, ठीक है। तो रादर देन प्रोग्राम आप मेंशन कर सकते हैं सब्जेक्ट, या फिर BA आप BA ही बोला ना आपने, या BSc? अच्छा, BA ही बोला ना, ओके। यस सर। तो ठीक है, आप BA बोल सकती हैं। देन अगर आपसे सब्जेक्ट पूछा जाए, या तो ऑलरेडी मेंशन रहता है आपके अटेस्टेशन फॉर्म में, तो क्रॉस क्वेश्चन जो भी करना होगा वो कर सकते हैं इंटरव्यूअर पैनल। आपने मास्टर्स इकोनॉमिक्स में किया है। आपने रियल GDP और नॉमिनल GDP थोड़ा क्रक्स में बताना था। ये सारी चीज़ें आपने थोड़ा है ना, टू द पॉइंट आंसर चाहता था मैं। यस सर। वहाँ पे जब आप बता भी रहे थे तो थोड़ा सा फ्लुएंसी की प्रॉब्लम थी। चीज़ें मतलब जब प्रिपेयर्ड होती हैं ना तो एक अलग फ्लो में निकलती हैं, जब आप सोच के जवाब दे रहे होते हैं तो थोड़ा फ्लो अलग होता है। तो हमें एकदम चीज़ें प्रिपेयर करके रखना है ना। और जब आपसे पूछा गया कि व्हाई डू वांट टू जॉइन इंटेलिजेंस ब्यूरो, एज सच इतना गुड आंसर। सर एक्चुअली सर आप ऑडिबल नहीं थे, वो नॉमिनल GDP और रियल GDP टू द पॉइंट के बाद। ओके, अभी की बात आपने किया ना? यस सर। अभी सर जब आपने ये बोल दिया था कि टू द पॉइंट मतलब आंसर चाहिए था, उसके बाद। ओके, मैंने बोला कि टू द पॉइंट जो क्रक्स है वही आप बताइए। जैसे नॉमिनल GDP और रियल GDP बहुत छोटी सी चीज़ है ना, कि एक अगर रियल की बात है तो हमें बेस ईयर के साथ कंपेयर करना पड़ता है प्राइस, और नॉमिनल है तो हमें करंट प्राइस के साथ कंपेयर करना पड़ता है हमारे जो भी प्रोड्यूसेस हैं। बस सॉर्टेड है, इससे ज़्यादा कोई ज़रूरत ही नहीं है। और इसके अलावा आपने जब आपसे IB की बात किया गया कि आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, ये आंसर थोड़ा सा और आपको रिफ्रेम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये
ऊपरी ऊपरी से आंसर नहीं चाहिए, है ना। जैसे कुछ कैंडिडेट से ये पूछा जाता है कि सभी से पूछा जाता है ना कि वाई डू वांट टू ज्वाइन, देश सेवा करना है सर, हमें अच्छा लगता है, तो ये ऐसे आंसर नहीं चाहिए हमें, है ना। सर मतलब पहले मैंने ऐसे फ्रेम कर रखा था कि सर आज हम फ्रॉम डिफेंस बैकग्राउंड तो इस टाइप पे, पर फिर किसी ने बोला कि डिफेंस वाला मतलब बीच में। एक चीज़ आप सभी को मैं क्लियर कर देता हूँ, आप ना आंसर वही फ्रेम करिए जो आपको अच्छा लगता है। मतलब समझ रहे हैं कि आपकी इनर वॉइस जो उसको एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ यही करना है, मतलब वही करना है। मैं कुछ बोल रहा हूँ इसको भी मत सुनिए, कोई और कुछ बोल रहा है उसको भी मत सुनिए, जो आपको ठीक लगता है, बट वो बशर्ते सही होना चाहिए। आप समझ रहे हैं कि, है ना। तो आपके आंसर आप फ्रेम करिए ना, क्योंकि इंटरव्यू आपका है। हम आपको बता सकते हैं कि ऐसा करना है या ऐसा नहीं करना है, बट करना सब आपको ही है। और जब आप थोड़ा सा ऐसे सिचुएशन में जाते हैं ना, जब भी आप इंटरव्यूअर के सामने जाते हैं, तो आपके अंदर इतना प्रेशर होता है ना कि आप सिर्फ वही बोल पाते हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी है ना। किसने क्या बोला किसने क्या नहीं बोला ये आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा वहाँ पे। तो फिर क्रॉस क्वेश्चन उसमें हो जाता है कि फिर डिफेंस क्यों नहीं ज्वाइन किया, तो उसका रीज़न आपके पास होगा, आपने डिफेंस क्यों नहीं ज्वाइन किया। मैंने अटेम्प्ट किए पर मेरा हुआ नहीं। बस सॉर्टेड है। बहुत से कैंडिडेट्स अटेम्प्ट देते हैं, नहीं होता है ना, तो जेन्युइन रीज़न है ना। यस सर। ये कोई फेलियर नहीं शो कर रहा है ना कि आपने अटेम्प्ट्स दिया, आपने दिया होगा, एफकेट दिया होगा, सीडीएस दिया होगा। बहुत से कैंडिडेट्स का नहीं होता, 2.5-3 लाख लोग अपेयर होते हैं, 8,000 लोगों का क्वालिफाई होता है। तो मतलब एसएसबी दिए पर उसके बाद फिर नहीं हुआ। तो एसएसबी का तो और ज़्यादा और कम सिलेक्शन रेट है ना। आप अगर सीडीएस क्वालिफाई करके अगर आप एसएसबी में भी स्क्रीन इन हो रही हैं, देन वो भी बहुत बड़ी बात है। यस सर। क्योंकि फीमेल कैंडिडेट्स का स्क्रीन इन रेशियो बहुत कम है। तो ये सारी चीज़ें आपकी ये फेलियर नहीं है ना। आप अगर जब तक आपको फाइनल कहीं सिलेक्शन नहीं हो जाता, आपको मंजिल नहीं मिल जाती, तब तक ये सिर्फ आपके लर्निंग स्टेजेस हैं। ओके, आपने सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी आंसर दिए हैं ठीक था। जैसे आपने सिक्योरिटी चैलेंजेस जब मैंने पूछा था, आपने इन्फिल्ट्रेशन बताया, साइबर क्राइम बताया, ठीक है, कम्युनलिज्म बताया, आपसे पूछा भी वो भी। थोड़ा नक्सलिज्म को आपने वेल डिफाइन नहीं किया, एक्सट्रीमिज्म नक्सलिज्म को थोड़ा वो और चाहिए था। न्यूज़ भी आपने एक शेयर की, ठीक है। स्टेट, मैंने आपसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज में शायद स्टेट ही पूछा था ना, स्टेट क्या होता है, ठीक। तो इनको थोड़ा टू द पॉइंट करने की ज़रूरत थी। आपसे रैंक स्ट्रक्चर पूछा था, ठीक है, कोई बात नहीं है, सही है। फिर तो शुरू में ऐसा लगा था कि आपका जैसा आप बोल रहे हैं ना, वो ऐसा जैसे बच्चे रीड करते हैं ना, तो उस टाइप से, बट थोड़ा सा उसको इम्प्रूव करिएगा। बाकी है सच नॉलेज थोड़ा और इम्प्रूव करिएगा, कोई इशू नहीं है, बट आपको आंसर वही देने हैं जो आपको ठीक लगते हैं। आपका कोई क्वेश्चन? तो ओवरऑल आप बता दीजिए। अभी तो मैंने डिटेल में ही बता दिया। ओवरऑल देखिए चीज़ें कुछ 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन करके ओवरऑल परफॉर्मेंस नहीं जज की जा सकती, है ना। बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, कुछ जैसे मैंने अपनी यूट्यूब वीडियो में बताया था कि कुछ वर्बल होते हैं, कुछ नॉन वर्बल होते हैं, कुछ आपसे कम्युनिकेट करने के बाद पता चलता। तो एज सच ओवरऑल कुछ नहीं बता सकता मैं, क्योंकि सही समझ थोड़ा सही जजमेंट नहीं आएगा उससे, है ना। बट हाँ, चांसेस होते हैं हमेशा इम्प्रूव करने के, तो उस पर वर्क करना है आपको एज सच, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कैंडिडेट अमन। यस सर। अमन जी, एक चीज़ देखिए आपकी है कि आप लड़ना जानते हैं, है ना। क्योंकि देखिए सभी कैंडिडेट्स का जो इंटरव्यू हो रहा है, इनको कहीं ना कहीं इनका एक सीक्वेंस था और इसके बावजूद ये कंडक्ट कराए, और आप 100 कैंडिडेट्स के बाहर थे, आपको जगह मिली, है ना, टॉप 100 में। फिर इसके बाद आपने इंटरव्यू कहीं ना कहीं कंडक्ट कराया, आपने मौका बनाया, ठीक। यस सर। और वो सारी चीज़ें आपके आंसर में दिखती हैं कि आप कॉन्फिडेंस कितना है ना, कॉन्फिडेंट आपका दिखता है ना। तो वो सारी चीज़ें आपके जवाब देने में कॉन्फिडेंस था। कहीं कहीं ऐसा लगा कि आप ज़्यादा एनर्जी के साथ भी रिप्लाई कर रहे हैं, तो एक नॉर्मल और मोनोटोनस वे पे रखिएगा, और कम एनर्जी तो कहीं लगी नहीं। और एक्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ें थी जो एक्सपेक्टेशंस थी मेरे क्वेश्चंस में कि ऐसे जवाब आने चाहिए, कहीं ना कहीं आपने कुछ चीज़ों को टच किया है वहाँ पे, चाहे वो BNS की बात हो, है ना। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग को आपने स्टार्टिंग में थोड़ा सा
एक्सपेक्टेशन से नीचे दिया, बट हाँ बाद में आपने चीज़ें सही की, अच्छे जवाब दिए, है ना, कि काउंटर करने, कॉन्फिस्केट, ये सब चीज़ें ठीक थी आपकी। यूथेनेसिया में मैंने एक नॉर्मल सा ही क्वेश्चन पूछा था, बट जब आपने जवाब देना शुरू किया तो मैंने सोचा कि आपसे डिफरेंस पूछना चाहिए कि व्हाट इज़ एक्टिव और पैसिव, और क्या करंट सिचुएशन है वर्ल्ड लेवल पे इसका। बट आपने आंसर में उस चीज़ों को थोड़ा सा जब इंक्लूड किया तो ऐसा लगता है कि कैंडिडेट थोड़ा सा अवेयर है चीज़ों को लेकर के। तो ऐसे कैंडिडेट का इंटरव्यू का ड्यूरेशन भी कम होता है, मतलब बहुत लंबा इंटरव्यू नहीं खींचता, क्योंकि आपके आंसर से एक रफ आइडिया लगा लेते हैं जो भी इंटरव्यूअर होते हैं, है ना। तो एक चीज़ ये है। तो सर इस केस में लाइक यूथेनेशिया वाले केसेस में लाइक मैंने आंसर कर दिया, उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ कि यार लाइक आपने बस मेरी ओपिनियन पूछी थी, बट मैं यूथेनेशिया बता रहा हूँ, एक्टिव पैसिव के बीच में डिफरेंस बता रहा हूँ, तो ये लाइक मेरा खुद से हो जाता है कि मैं खुद से ही ये सब बोलने लगता है। वो मेरे को बहुत लगता है कि यही मैंने बोला कि हाँ, यही मैंने बोला कि कई जगह पे आपकी एनर्जी ज़्यादा लगती है, तो इसका रीज़न यही था। बट हाँ, ये चीज़ मुझे अच्छी लगी इसलिए क्योंकि मैं आगे वो क्वेश्चन पूछना चाहता था, बट मे बी अगले इंटरव्यूअर को, क्योंकि पैनल में 4 से 5 लोग हैं, है ना, 3 से 5 लोग हैं, तो आप समझ रहे हैं कि हर एक का ओपिनियन अलग हो सकता है। तो टू द पॉइंट आप अगर जवाब देते हैं देन ज़्यादा अच्छा है, ठीक। कई जगह आपने एक्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा डिफाइन किया है ना, जैसे मैंने BNS में पूछा था, CRPF, CRPC और है ना, IPC को लेकर के, तो आपने बहुत डिटेल में जवाब दे दिया। वो इसलिए पूछा कि आपका लॉ बैकग्राउंड है ना, और आपसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे भी गए, जैसे लास्ट में मैंने आफ्सपा का क्वेश्चन आपसे पूछा, उसको भी आपने डिटेल में दिया, फिर आपका ओपिनियन पूछा। तो चीज़ें थोड़ा कंसाइज करिए और टू द पॉइंट। जैसा आपने एक चीज़ दिया कि आंसर आप भी पॉइंट के फॉर्म में देते हैं ना, जब से मैंने नक्सल फ्री की बात किया है ना, कि इंडिया डिक्लेयर कर रहे हैं ऐसे कि हम इसी मार्च तक नक्सल फ्री स्टेट बनेंगे, तो आपने बताया कि हाँ ट्रस्ट इशू हो सकता है। जब मैंने आपसे ओपिनियन पूछा है ना कि कनेक्टिविटी रिगार्डिंग चीज़ें हैं, क्योंकि जो नक्सलिज्म है रीजनल एरिया में है और उधर की टोपोग्राफी जो है, जोग्राफिकल टोपोग्राफी, उनको ज़्यादा अच्छे से पता होती है ना। तो ऐसी सारी चीज़ें आपने जो आंसर पॉइंट के फॉर्म में दिया वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं। तो ये चीज़ें ठीक है, कंटिन्यू रखनी चाहिए। फिर एज सच आपने जो स्पेस सिक्योरिटी में थे उसमें भी आपने ठीक ही दिया कि सैटेलाइट से मॉनिटरिंग और न्यूक्लियर जैसे चीज़ें जो भी प्रोजेक्ट चलते रहते हैं, ये सारी सिक्योरिटी करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है ऐसे एस्पेक्ट्स में। तो एक बेटर आंसर था एज सच, ठीक है। आपको बोलूँगा कि थोड़ा आंसर कम करने की कोशिश करिए, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। यस सर, मैं लाइक जैसे अगर आंसर करता हूँ तो मैं बहुत बार ऐसा फील करता हूँ कि लाइक मुझे उस क्वेश्चन का आंसर पता है या फिर मैं आंसर कर सकता हूँ, बट वो स्ट्रक्चर वे में आंसर करना और वो कंसाइज वे में आंसर करना वो थोड़ा डिफिकल्ट जाता है। तो उसके लिए सर कुछ ऐसा प्रैक्टिसेस जो कि आई कैन मींस कंटिन्यू ऑन डेली बेसिस, जिसमें ऐसा हेल्प मिले या कुछ वैसा। आप एडिटोरियल रीड करते हैं? समटाइम्स सर, नॉट फ्रीक्वेंट। तो थोड़ा सा आप उसको आदत में डालेंगे ना, तो टू द पॉइंट बात करना, थोड़ा सा वहाँ से आपको हेल्प मिलेगी। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ना इसके लिए प्रेफर करिए आप द हिंदू के अगर एडिटोरियल पढ़ें, है ना, तो वो बहुत हेल्प करेगा आपको। Yes. और अगर ये सारे एडिटोरियल अगर आपको पढ़ना, जैसे कोई सजेस्ट करता है ना कि एडिटोरियल पढ़िए, ये चीज़ इम्प्रूव हो रही, अगर आपका कम्युनिकेशन या वर्ड का आर्टिकुलेशन सही करना है तो आप एडिटोरियल बोल बोल के पढ़िए, ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेगी आपको वहाँ से। ओके सर, ओके गाइज, अगर किसी का कोई डाउट है। सर एक क्वेश्चन था सर मेरा, जैसे कुछ कोचिंग वाले, उनका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने बोला था सर कि जैसे कुछ वर्ड होते हैं, थ्रेट परसेप्शन हो गया, कॉन्फिडेंशियलिटी हो गया, प्रेस हैंडलिंग हो गया, ये सब अगर आप मेंशन करते हो अपने वर्ड्स में, अपने लाइंस पे, तो ये आपको अथेंटिक बनाता है, आपको सुंदर बनाता है आपके सेंटेंस को। वैसे आप बोल रहे हो कि सर गूगल से यूज करके अगर लिखते हो या बोलते हो। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, मैंने भी बहुत से अलग अलग कोर्सेज के लिए अपने टाइम पे कोचिंग की है ना। लाइफ में आदमी जीवन भर सीखता ही रहता है, तो कहीं ना कहीं किसी से सीखता ही है ना। तो मैं भी बहुत सारी चीज़ें सीखता हूँ। जब भी मैंने ना कई UPSC एस्पिरेंट के इंटरव्यू देखे थे, लास्ट ईयर की बात बता रहा हूँ, तो उनमें से बहुत से लोगों का एक कॉमन चीज़ आया था
कि सर अगर मतलब जिसने भी इंटरव्यू लिया उनको ऐसा बोला कि सर अगर मैंने कोचिंग नहीं की होती ना तो मेरा सिलेक्शन 3-4 साल पहले हो गया होता। तो बिकॉज कोचिंग वाले ना, मार्केट में चीज़ें इतनी छोटी सी हैं, चाहे तो मैं भी अभी एक बैच लॉन्च करता है ना, बहुत से कैंडिडेट ने मुझे ऐसा बोला कि सर आप बैच लॉन्च करिए। इंटरव्यू कंडक्ट करने के लिए बहुत से कैंडिडेट ने मुझे बोला कि सर मुझे ऐसा इंटरव्यू चाहिए कि आप पर्सनली 1-to-1 इंटरव्यू लीजिए, मेरी ये डिमांड है, चाहे तो आप बैच लॉन्च कर दीजिए या मैं पे कर सकता हूँ इस चीज़ के लिए, आप ऐसा इंटरव्यू कंडक्ट कराएं, है ना। तो देखिए ये छोटी सी चीज़ है, छोटी सी तैयारी है। ये तैयारी 1 हफ्ते आपको मैं गाइड भी करूँगा ना, तो मैक्सिमम मैं आपको गाइड करूँगा तो 1 हफ्ते गाइड कर दूँगा, है ना। इसके बाद वर्क आपको करना है। आप समझ रहे हैं ना, किसी अगर आप ड्राइविंग स्कूल में ड्राइविंग सीखने जाते हैं तो आपको बेसिक्स ही बताएगा ना कि ये क्लच है, एक्सीलेटर है और गियर है ना, इसको इस तरीके से यूज़ करना है। बट जो आप जब रोड पे उतरेंगे, खुद से गाड़ी चलाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उससे आपकी स्किल इन्हेंस होगी, है ना। तो वर्क आपको करना है। तो मार्केट में लंबे टाइम तक कोर्स चलाने के लिए, बेचने के लिए उनको कुछ ना कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी। मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, बट मैं ये बता रहा हूँ कि प्रोसेस बहुत ईजी है, प्रोसेस बहुत छोटी है, बट उसको लेंदी करने की ज़रूरत पड़ रही है आज लोगों को। क्यों? क्योंकि उसको बेच पाएँ वो, समझ रहे हैं आप। क्योंकि अगर अब जैसे बहुत से एस्पिरेंट आप में से यूपीएससी के हैं, ठीक है, तो बहुत से इंटरव्यू उन्होंने देखे होंगे, अभी रिजल्ट आया तो बहुत से लोगों ने बोला होगा कि सर एनसीईआरटी मैंने पढ़ ली, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब क्या आप मानोगे क्या कि एनसीईआरटी से सिलेक्शन हो जाएगा? आपको भी लगेगा क्या यार ये क्या फेंक रहा है, लेकिन उसने जो बोला तो वो फाउंडेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपको भी ना खुद से संतोष नहीं होगा कि यार ये क्या ही छोटी बात कर रहा है, ये एनसीईआरटी पढ़ के कोई कलेक्टर बन जाएगा क्या, यूपीएससी निकाल लेगा। तो खुद को भी यकीन नहीं होता है। इसलिए मैं आपको बताता हूँ, मार्केट में इतने ज़्यादा सोर्सेस हैं, इतने ज़्यादा हैं कि आपको खुद मतलब अभी ये प्रॉब्लम हो गई कि आपको सेलेक्टिव चीज़ें लेनी पड़ेगी। मे बी आपको मेरी कुछ बात अच्छी लग सकती हैं, बहुत सी बात बकवास लगेंगी, ठीक है। कुछ कोचिंग के या यूट्यूब में आप वीडियो देखेंगे, उनकी कुछ चीज़ें आपको अच्छी लगेंगी, तो आप वो एब्जॉर्व करिए ना, जो अच्छी चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों में मत पड़िए कि आपको ऐसे हैवी लैंग्वेज यूज़ करनी है या इतने भारी भरकम वर्ड ही यूज़ करेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। अगर आपने मान लीजिए, एक तो ऐसा होता नहीं कि आपने बहुत बड़े वर्ड यूज़ कर लिए, 1-2 आपने रट लिए, बट आपका पूरा आंसर वो लगने लगता है ना कि आपने फ्रेम किया है। आप समझिए, जो आपका इंटरव्यू ले रहा है वो डेली 50 कैंडिडेट का ले रहा है और वो पिछले 25 साल से यही काम कर रहा है। तो उसने कितने कैंडिडेट्स को देख लिए। मैं बता रहा हूँ कि मैं इन सब चीज़ों में मतलब पिछले 2-3 साल से हूँ, और मेरे पास एक कैंडिडेट ने, अभी जब Tier 2 का नहीं हुआ था, जैन के समय की बात है, दिसंबर और जैन में, एक कैंडिडेट ने मुझे अपनी एक कॉपी लिख के भेजी ऐसे की, इवेल्युएट करने के लिए। उसने लिटरली जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसको उसने ChatGPT से आंसर कर दिया। तो क्या मुझे नहीं पता चलेगा कि ये आंसर किसका है, कि एक ह्यूमन किस तरीके से लिखता है और एक इंटरनेट का जो डिवाइस है वो किस तरीके से लिखता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जी सर। तो सामने वाले को पता है कि आपका स्टैंडर्ड क्या है, आपकी अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में कमांड कितनी है, तो उस हिसाब से आप वर्ड को यूज़ करिए। मैं ये बोलता हूँ, भारी भरकम वर्ड बोलने से सिलेक्शन नहीं होता किसी का। बी जेन्युइन, जो आप हैं वही बन के जाइए, है ना। अभिषेक का सिलेक्शन करना है ना। जी सर। और सर एक क्वेश्चन था अपना के लिए। यस, एक क्वेश्चन था मेरा। जी सर, जैसे सर मेरा हॉबीज है ट्रैवलिंग को लेके, तो सर जरूरी है कि ट्रैवलिंग में आउटर इंडिया करूँ, या फिर अगर मैं अपने होम टाउन में जो है मेरी जो अनविजिबल एरिया है मैं वहाँ विजिट करता हूँ, तो वो भी काउंट होगा ना? बिल्कुल। आपकी ट्रैवलिंग की हॉबी है, आप कहीं पे भी विजिट कर रहे हैं तो आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन। जैसे आपने बोला कि आप रीजनल एरिया में कहीं पे भी जा रहे हैं, जहाँ भी आप जा रहे हैं उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर वो कोई हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट है तो किसने बनवाया, है ना। जैसे आपने बोला आप उड़ीसा, ठीक है, आपने बोला कि आप कोणार्क सन टेम्पल गए हैं, है ना, आपने बोला, तो आपको पता होना चाहिए किस स्टाइल में बना है, किस आर्किटेक्चर का फॉर्म है, या किस राजा ने बनवाया है ना, तो किस टाइम का बना हो। ये सारी डिटेल आपको बेसिक चीज़ें होनी चाहिए। तो ऐसा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है कि आपने बोला ट्रैवलिंग तो आप फॉरेन विजिट ही करो, है ना। तो आप समझिए कुछ भी हो सकता है, बट आपको नॉलेज होनी चाहिए। एक साल मेरा और हॉबीज था जिमिंग को लेके, तो उसमें सर जिमिंग में सर मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल में मैं फिजिक्स में जीता हुआ है। तो उसको सर हमने मैं इंट्रोडक्शन में ही मेंशन कर दूं या फिर जब पूछेंगे तब बताओ?
अगर आप मेंशन करना चाहते हैं आपकी अचीवमेंट है, देन आप सर्टिफिकेट लेकर के जाइएगा, क्योंकि ये स्पोर्ट कोटा में आता है तो उसमें फॉर्मेट भी दिए हुए हैं अपेंडिक्स, इन सारी डिटेल्स को फिल करिएगा और डेफिनेटली आप मेंशन करिएगा। आपके अटेस्टेशन फॉर्म में भी शायद ऐसी डिटेल पूछी जाती है तो वहाँ पे भी मेंशन करिएगा, और जो भी टर्मिनोलॉजी यूज़ होती हैं रिलेटेड टू आपके जो भी कंपटीशन था वो सब थोड़ा प्रिपेयर करके रखिएगा। ऐसा कोई तो सर इसको मैं अपना इंट्रोडक्शन में मेंशन कर दूं सर? डेफिनेटली आप मेंशन करिए अगर आपका इंटरेस्ट है तो। जी मनोज सर, एक मिनट, मनोज सर का क्वेश्चन लेते हैं। यस यस सर। सर आई वांट टू ऐड वन पॉइंट फ्रॉम माय साइड। जैसा इन्होंने सर ने पूछा था कि कॉन्फिडेंशियलिटी, हार्ड वर्किंग, ऐसे वर्ड्स यूज करने से बेटर है कि बिकॉज आवर एक्शंस स्पीक लाउडर देन आवर वर्ड्स। तो आप कैसे कॉन्फिडेंशियलिटी अपनी डे टू डे लाइफ में मेंटेन करते हो? इफ यू कोट एग्जांपल फॉर दैट, so that will be more effective, I think. So, yes. आप बोले कि I am hard working. So, if you quote an example from your professional personal life, that how you do something which is needed to be a hard working person. So that is more, I think, influence. That will make a positive influence or impact on the board members. यस अभिषेक, ये बात हमने लास्ट सेशन में भी की थी और आप उस सेशन में थे भी, है ना, कि जब भी आप कोई बात बोल रहे हैं देन अगर आप एग्जाम्पल सामने रखते हैं देन उस चीज़ का प्रूफ प्रोवाइड कर रहे हैं आप, है ना, और वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन होता है आपकी बातों का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मुझे क्वेश्चन था कि जैसे कई सारे चैनल चल रहे हैं, कई सारे वीडियोस देख रहे हैं, तो इंट्रोडक्शन को लेकर इतना ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है ना, तो आप एक बार एक बेसिक बता सकते हैं कि एक आइडियल इंट्रो में क्या मतलब कैसे स्टार्ट करना, क्या क्या होना चाहिए? यस डेफिनेटली, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है और उस पर मेंशन किया है, और पॉसिबल क्वेश्चन क्या हो सकते हैं ये भी मैंने एक लाइव सेशन किया था और उस पर ये सारी डिटेल में बात हुई थी और वो अपलोडेड है यूट्यूब में, आप देख सकते हैं, है ना, उस पर डिटेल में मैंने बात की है। ओके सर। सर यस पुरेंदु। हाँ सर, अपने होम टाउन के बारे में पूछा था। तो मैं पंचायत एरिया से बिलोंग करता हूँ, तो वहाँ पे होम टाउन का मतलब मैं क्या बोलूँ? ओके, आपके आसपास की चीज़ें बता दीजिए, है ना, या आप अपने विलेज के बारे में मेंशन कर दीजिए, है ना। सर बिग सिटी कोलकाता है और उसके बाद सराउंडिंग प्लेसेस लाइक स्मॉल टाउन भी होता है, तो कोलकाता के बारे में बताओ या स्मॉल टाउन के बारे में बताओ? स्मॉल टाउन के बारे में बता दीजिए। ठीक है सर, थैंक यू। ओके गाइस, आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। सर प्लीज नेक्स्ट सेशन मेरा इंटरव्यू लीजिएगा प्लीज ऑन द नेक्स्ट सेशन। ओके थैंक यू सो मच सर, कंसीडर माय नेम आल्सो। Okay guys, thank you all guys. Thank you sir, thank you, thanks a lot sir. Thank you.